हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट स्टूडेंट्स के लिए, और कौन से टॉपिक में, बिजनेस कम्युनिकेशन में। उसका पार्ट नंबर 4। ऑलरेडी 3 पार्ट कंडक्ट हो चुके हैं, हमारे चैनल में अपलोड हो चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन्हें देख भी लिया है। और इनके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स का क्या किया है, नॉलेज मिली है उनको, है ना। बहुत सारे कंसेप्ट उनको सीखने मिले हैं। आज पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम बहुत सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। उन एमसीक्यूज को डिस्कस करने के साथ साथ, जैसा कि आप जानते हैं, हम नए नए कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। दिस इज सुरुचि अग्रवाल। और अगर आप हमारे डिटेल कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप अफेयर्स विद बिजनेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप ऐप को इंस्टॉल करिए, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगा, प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी और मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन: different components of the presentation that attracts the attention of audience are। प्रस्तुति के विभिन्न घटक जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप, ये पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन मैंने बहुत इजी लेके आया आप लोग के लिए। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे तो क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बोल रहे, डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंटेशन के जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अटेंशन, मतलब जो ऑडियंस है, ऑडियंस की अटेंशन को अट्रैक्ट करना, ऑडियंस की अटेंशन। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपका, मेरा काम क्या रहेगा कि आपके अटेंशन को अट्रैक्ट करना। आप ऑडियंस है, स्टूडेंट्स है ना, तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हैंड आउट्स, ऑप्शन बी क्यू कार्ड्स, ऑप्शन सी अटेंशन ग्रैबर्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा, अटेंशन ग्रैबर्स। वैसे मैंने बोला था ना, जैसा क्वेश्चन अगर आप अच्छे से रीड करेंगे तो क्वेश्चन में ही आंसर है, अटेंशन ग्रैबर। ग्रैब करना, है ना, ग्रैब करना नहीं इकट्ठा करना या अपनी तरफ खींचना एक तरीके से। ठीक, हैंड आउट्स मैंने कल आपको बता ही दिया था, हमारा लास्ट क्वेश्चन था हैंड आउट्स का। और क्यू कार्ड तो अभी हम आगे वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is are 7 C's of presentation? निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रस्तुति के 7 C's है। आपको मैंने 7 C's of effective communication बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और 7 C's of effective communication या तो 7 C's of presentation सेम है। तो क्या बोल रहा है, इसमें से कौन से 7 C's of presentation में आते हैं। तो ऑप्शन ए क्लैरिटी, ऑप्शन बी कंसियसनेस, ऑप्शन सी करेक्टनेस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो चलिए हम 7 सीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हमने इसको डिस्कस कर लिया है काफी बार। तो ये है 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे 7 सीज ऑफ प्रेजेंटेशन भी बोला जाता है। क्या क्या है, क्लियर, है ना। पहला क्लियर, क्लियर मतलब आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए। आपका मेन मकसद क्या है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक, जो भी आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो क्लियर, है ना। कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करें जो समझ में नहीं आए या थोड़ी सी प्रॉब्लम हो समझने वाले को। नेक्स्ट कंसियसनेस, कंसियसनेस का मतलब क्या है, पॉइंट की बात करें, है ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, है ना। ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के कहीं यहाँ की बात वहां की बात, नहीं, पॉइंट की बात कहते हैं ना, मुद्दे की बात करो, कहना क्या चाहते हो। नेक्स्ट कंक्रीट, कंक्रीटनेस क्या है, जो भी हम फैक्ट या फिगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना, वेग नहीं होना चाहिए। बी स्पेसिफिक नॉट वेग, मतलब इसको कंक्रीट का यहाँ पे तो सही मीनिंग देके तो शॉर्ट होता है, कि जो भी मैसेज है उसको शॉर्ट, जितना शॉर्ट रख सकते हैं आप उतना शॉर्ट रखिए। ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट, जो भी मैसेज आप पहुंचाना चाह रहे हैं वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट कोहेरेंट, कहीं कहीं जगह कोहेरेंट देखने मिलता है, कहीं कहीं जगह आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने मिल सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिल जाए कहीं कहीं। नेक्स्ट है
कंप्लीट, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान कहते हैं ना हानिकारक, तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं, एकदम कंप्लीट मैसेज आपको देना है। नेक्स्ट कर्टियस, कर्टियस मतलब थोड़ी सी पोलाइटनेस, है ना, थोड़ी सी जब आप बोल रहे हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी भाषा में मधुरता होनी चाहिए, है ना, थोड़ी अच्छे से बोले आप, ठीक है। तो ये है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या बोल रहा है, क्या क्या है, क्लैरिटी भी है, कंसियसनेस भी है और करेक्टनेस भी है, मीन्स ऑल ऑफ द अबव आर 7 C's ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक, इससे क्वेश्चंस काफी बार घुमा फिरा के पूछता रहता है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा अगर आप लिख सकते हैं। Next question. The dash are usually the least formal method of written communication within the workplace, will usually include various notice of information relating to welfare and safety issues. Dash आमतौर पर कार्यस्थल के भीतर लिखित संचार, लिखित याद रखिएगा, संचार का सबसे कम औपचारिक तरीका होता है और आमतौर पर कल्याण और सुरक्षा मुद्दों से संबंधित विभिन्न नोटिस या जानकारी शामिल होगी। उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मैनुअल, ऑप्शन बी मेमोज, ऑप्शन सी लेटर्स या फिर ऑप्शन डी सर्कुलर। बताइए क्या होगा? दैट्स आर लीस्ट फॉर्मल मेथड, है ना। देखिए फॉर्मल मेथड्स आप जानते हैं, फॉर्मल फॉर्मल रिपोर्ट्स आपने पढ़ी, फॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ा, है ना। फॉर्मल मेथड का क्या है, लीस्ट फॉर्मल मेथड है रिटन कम्युनिकेशन का। मीन्स आप ये समझिए कि रिटन हो रहा है और फॉर्मली यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, विद इन द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस यानी किसी ऑफिस में यूज हो रहा है, इतना समझ में आया। विल यूजुअली इंक्लूड वेरियस नोटिस, जिसमें बहुत सारी नोटिसेस और इंफॉर्मेशन रिलेटेड हो, मीन्स कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें नोटिसेस और इंफॉर्मेशन, अलग अलग नोटिसेस और इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, किससे रिलेटेड, वेलफेयर और सेफ्टी इशू से, उसे क्या बोला जाता है? बताइए। मैनुअल्स, मैनुअल्स, जिस जो बच्चे मैनुअल्स आंसर दे रहे हैं वो एकदम सही है। लेटर्स आपने देखा है, मीमो आप जिसे मेमोरेंडम भी कहा जाता है ना। लेटर्स आप जानते हैं, पत्र, और सर्कुलर्स भी हमने देखा था, नोटिसेस जो हर डिपार्टमेंट में क्या की जाती, सर्कुलेट की जाती। जैसे आप लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो एक एक होता था ना कि एक मतलब एम्प्लॉय होता था या स्टाफ मेंबर होता था जिसके हाथ में क्या पकड़ा दिया जाता था, रजिस्टर पकड़ा दिया जिसमें नोटिस होती थी, और वो हर क्लास में रोटेट करता जाता था, और जो भी उस क्लास में टीचर होता था उससे साइन करवाते जाता था ना। फिर टीचर हमें नोटिस बताता था, हम लोग तो स्कूल में बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि नोटिस आई मतलब छुट्टी, ज्यादातर छुट्टी की नोटिस। वैसे कभी कभी यूनिट टेस्ट की भी नोटिस होती थी, एग्जाम्स की भी होती थी, जो देख करके मन बड़ा दुखी हो जाता था, लेकिन कभी कभी छुट्टी की नोटिस। और हम लोग को कभी कभार तो पता भी होता था कि छुट्टी की नोटिस आई है, फिर हम लोग के चेहरे ऐसे एकदम खिल जाते थे एक दूसरे की शक्ल देख करके, ये छुट्टी, ऐसे करने लगते थे। तो ये क्या होता है, सर्कुलर्स होते हैं जो रोटेट, सर्कल, जैसे आप देख रहे सर्कल ऐसे पूरा रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या था इसका, मैनुअल। मैनुअल आप देखते हैं ना, आप जब कभी कोई वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, कभी रेफ्रिजरेटर, जब कुछ भी खरीदते हैं, तो एक बुक आती है आपके पास जिसमें लिखा रहता है कि उस पर्टिकुलर मशीन, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या गैजेट को कैसे आपको यूज करना, पूरा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि हाउ टू ऑपरेट, वही होता है मैनुअल। अब याद रहेगा, आपके घर में वॉशिंग मशीन, टीवी या फिर कोई अभी गैजेट अभी का आया हुआ हो, तो आप देखिएगा कि उसमें मैनुअल्स जरूर होगा, ठीक है, जिसमें आपको क्या कैसे यूज करना है ये सब लिखा रहता है उसमें। तो a manual is a book full of instruction and procedure that tells what to do in making an object on a machine। या कभी कभी बच्चों के खिलौने वगैरह होते हैं जो थोड़े से मैकेनिकल टेक्निकल खिलौने होते हैं, उसमें भी पूरा मैनुअल दिया जाता है कि कैसे उसको फिक्स करना है, ठीक है। चलिए बड़े, अब तो आपको मैनुअल अच्छे से याद हो गया, अब आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन कम्युनिकेशन इंक्रीजेस क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर ऑफ मैसेज। क्या बोल रहा है, संचार में डैश संदेश भेजने वाले की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है। वो क्या होता है? ऑप्शन ए क्लैरिटी, ऑप्शन बी करेक्टनेस, ऑप्शन सी कंक्रीटनेस या फिर ऑप्शन डी कंसीडरेशन। क्रेडिबिलिटी मतलब उसको विश्वास करने के लायक बनाता है कि हाँ, जो भी पर्टिकुलर पर्सन ने हमें मैसेज दिया है, इंफॉर्मेशन दी है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है।
तो वो क्या होता है, करेक्टनेस, है ना, कि मैसेज सही है, करेक्टनेस। क्लैरिटी का मतलब क्लियर कितना है, कितना आपको समझ में आ रहा है, स्पष्ट कितना है, ठीक है। कंक्रीटनेस का मतलब होता है शॉर्ट, और कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन को, जिसको रिसीवर को हम मैसेज भेज रहे हैं, तो हमें कंसिडरेशन ये बोलता है कि हम उस पर्सन का ख्याल रखना होगा, ठीक है, उस पर्सन के बारे में देखना होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, जिसको हिंदी आती है, जिसको इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है, अगर आप उसको इंग्लिश में मैसेज भेज रहे हैं या आप इंग्लिश में उसको बोल रहे हैं कि कीप दिस, कीप दैट, व्हाट आर यू डूइंग, तो उसको तो कुछ भी नहीं समझ, वो तो बस यही बोलेगा है ना, वो तो और कुछ नहीं बोलेगा। तो जो भी पर्सन है, रिसीवर है, जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं, उसका हमें ध्यान देना होता है कि किसको हम मैसेज, तो ये कंसिडरेशन होता है। तो क्रेडिबिलिटी मतलब क्या हो गया, करेक्टनेस। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश इज ऑल्सो नोन एज नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू। डैश गैर निर्देशित साक्षात्कार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए स्ट्रक्चर्ड, ऑप्शन बी अनस्ट्रक्चर्ड, ऑप्शन सी डेप्थ, या फिर ऑप्शन डी एग्जिट। नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू, देखिए एक होता है डायरेक्टेड इंटरव्यू और एक होते हैं नॉन डायरेक्टेड। डायरेक्टेड इंटरव्यू एक तरीके से कह सकते हैं जो प्लान्ड इंटरव्यू रहते हैं, जिन्हें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी कहा जाता है, जिसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो पहले से प्लान किए जाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हम पूछने वाले हैं, ठीक। और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, ये नॉन डायरेक्टेड की अचानक से एकदम से हो गया, है ना, ये जो प्लान्ड नहीं है ना, रैंडम है, तो इसे क्या कहते हैं हम, अनस्ट्रक्चर्ड। नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू को हम अनस्ट्रक्चर्ड भी बोलते हैं। डेप्थ, डेप्थ मतलब तो एकदम डीप, और एग्जिट मतलब मैं तो जा रहा हूँ, एग्जिट, है ना, तो ठीक है। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, dash are used by an organization as a means of having written record of established practices such as institution instructions and how to undertake specific tasks and work policies। डैश का उपयोग किसी संगठन द्वारा स्थापित प्रथाओं के लिखित रिकॉर्ड रखने के साधन के रूप में किया जाता है, जैसे कि विशिष्ट कार्यों और कार्यनीति को करने के निर्देश। अगर आपने अच्छे से अभी तक की क्लास देखी होगी तो ये आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए बोल रहा है मैनुअल, ऑप्शन बी बोल रहा है मीमोस, ऑप्शन सी लेटर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्या बोल रहा है, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस याद रखिए, अभी हम बात कर रहे थे इंस्ट्रक्शन की, हाउ टू अंडरटेक, किसी भी टास्क को कैसे परफॉर्म करना, उसका जो इंस्ट्रक्शन होता है उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मैनुअल्स। जस्ट अभी मैंने आपको बताया, कल भी मैंने रिपीट किया था, जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं एज इट इज आ जाए, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए ना, जस्ट अभी आपने देखा ये 6th क्वेश्चन और यहाँ पे 3rd क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन के आंसर दोनों के सेम थे, मतलब दोनों के सेम थे, डिफरेंस कहाँ पे था, डिफरेंस इनके क्वेश्चन को फ्रेम करने में था, ठीक है। तो याद रखिए, ऐसे पूछता है ये तभी आपको बनेंगे जब आपने अच्छे से शिद्दत वाली पढ़ाई की होगी, है ना, और जब आपने अच्छे से कंसेप्ट को समझा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम वाइटे इज नोन एज। पाठ्यचर्या को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए पर्सनल प्रोफाइल, ऑप्शन बी पर्सनल डेटा शीट, ऑप्शन सी क्वालिफिकेशन शीट, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करिकुलम वाइटे जिसे सीवी भी बोला जाता है, अब बहुत बच्चों को ध्यान में आ गया होगा सीवी। सीवी सुना है कभी आपने, अपना सीवी सबमिट करो, रिज्यूम सुना होगा, रिज्यूम सबमिट करो, है ना, सीवी। तो सीवी रिज्यूम ये कहीं ना कहीं एक जैसा है। बताइए, अब आपको आइडिया हो, क्योंकि कल लास्ट क्लास में हमने रिज्यूम पढ़ा था कि रिज्यूम क्या होता है, उससे रिलेटेड हमने 1-2 क्वेश्चंस किए थे। तो रिज्यूम क्या है, एक तरीके से पर्सनल प्रोफाइल मेंशन करते हैं ना, अपना बारे में, अपनी हाइट, पर्सनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, है ना, अपना फैमिलीज के बारे में, फादर मदर ब्रदर्स सिबलिंग्स के बारे में, पर्सनल डेटा शीट, क्वालिफिकेशन मेंशन करते हैं कि आप कितने क्वालिफाइड हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है,
क्या क्या मेंशन, सब चीज मेंशन की जाती, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ वंस करियर, है ना, एक शॉर्ट अकाउंट, ऐसा नहीं कि आपको डिटेल, अरे मैंने 4 साल वहां पे जॉब करी, पहले साल मेरा ये था वो था, ऐसे एक शॉर्ट में आप अपने बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, अपनी एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन करते हैं। इसे क्या बोला जाता है, सीवी, और दूसरे वर्ड में इसे बोला जाता है रिज्यूम। ठीक है, नेक्स्ट, a dash starts by listing your work history with the most recent position listed first. एक डैश आपके कार्य इतिहास को सूचीबद्ध करके शुरू होता है, जिसमें सबसे हालिया स्थिति पहले सूचीबद्ध होती है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन रीड करिए। इसको अगर आप क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप तोड़ के रीड कर लिया करिए, तो आपको इजी पड़ेगा। अ डैश स्टार्ट बाय लिस्टिंग योर वर्क, मतलब जो हमारी वर्क हिस्ट्री है उसको हम लिस्ट कर रहे हैं। ठीक, विद द मोस्ट रिसेंट पोजीशन लिस्टेड, और सबसे पहले हम कौन सी पोजीशन वहां पे लिस्ट कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं। ठीक, लिस्ट कैसे बना रहे हैं, जो जो हमने वर्क किया था, और सबसे पहले लिस्ट में हम क्या मेंशन कर रहे हैं, जो हमारा रिसेंट का वर्क है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि हाँ मैंने पार्ट फर्स्ट देख ली, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, लेकिन रिसेंट में आपने क्या देखी, पार्ट थर्ड देखी, तो आप पार्ट थर्ड को पहले मेंशन करेंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, ए फंक्शनल रिज्यूम, बी मिनी रिज्यूम, सी कॉम्बिनेशन रिज्यूम, या फिर डी क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। बताइए क्या होगा। सीक्वेंस में मतलब हम मेंशन कर रहे हैं, याद करिए, सीक्वेंस, सीक्वेंस को हम क्या बोल सकते हैं, लाइन बाय लाइन, उसे क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे बोलो ना कि जो पोजीशन, अगर हम बोल देते कि हम सिर्फ वर्क हिस्ट्री को लिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ लिस्ट कर रहे हैं, तो हम कह सकते थे क्रोनोलॉजिकल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया, मेंशन किया है कि पहले हम रीसेंट वर्क को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, यानी क्रोनोलॉजिकल वे में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। सिंपल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Next, a dash focuses on your skill and experiences rather than on your chronological work history. एक डैश अपने कालानुक्रमिक कार्य स्थित इतिहास के बजाय अपने कौशल और अनुभव पर केंद्रित करना है। अब इस क्वेश्चन को भी चलिए तोड़ते हैं। अ डैश फोकसेस ऑन योर स्किल, किसमें फोकस किया जा रहा है, स्किल और एक्सपीरियंस में, रेदर देन क्रोनोलॉजिकल। जो हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या बोल रहे थे कि क्रोनोलॉजिकल वर्क हिस्ट्री हमें मेंशन करनी है, और क्रोनोलॉजिकल में भी जो पहले हमने वर्क किया, जो रिसेंट हमारा वर्क था। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या वर्क पहले किया उसमें नहीं है कि क्या पहले किया बाद में किया, जो भी किया किया, पर फर्क क्या है, कैसे किया, आपके स्किल और एक्सपीरियंस को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो उसे क्या बोलेंगे, फंक्शनल रिज्यूम, मिनी रिज्यूम, कॉम्बिनेशन रिज्यूम, या क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। ऑब्वियस सी बात है, क्रोनोलॉजिकल तो कट जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा बच्चा फंक्शनल रिज्यूम, मिनी रिज्यूम, कॉम्बिनेशन रिज्यूम। क्या होगा आंसर, क्या होगा, फंक्शनल रिज्यूम, है ना, फंक्शंस, है ना, फंक्शन कार्य, हम कार्य को यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, फंक्शनल रिज्यूम फोकस करता है स्किल और एक्सपीरियंस में, रेदर देन योर क्रोनोलॉजिकल वर्क हिस्ट्री। ठीक है, बन गया ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े। चलिए फंक्शनल रिज्यूम के बारे में हम थोड़ी सा पढ़ लेते हैं। A functional resume is a type of resume format which showcase, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ये functional resume एक ऐसा resume format है जिसमें हम अपने स्किल को, है ना, ज्यादा मेंशन कर रहे हैं ओवर एक्सपीरियंस। ठीक, तो मतलब देखिए, एक होता है एक्सपीरियंस कि हमने ये वर्क किया, लेकिन यहाँ पे हमारी स्किल देखी जा रही है, वर्क तो किया है और आपकी स्किल कितनी, आपने कितने बेहतर तरीके से वो वर्क किया है, इसको फंक्शनल रिज्यूम में शो करते हैं हम। The purpose of a functional resume is to draw attention to transferable abilities rather than focusing on a chronological overview of your history. इसमें हम क्या देख रहे हैं, chronological doesn't matter,
हेयर व्हाट्स मैटर इज योर स्किल, कि आपने कितने बेहतर तरीके से, आपकी एबिलिटीज, आपकी कैपेबिलिटीज यहाँ पे देखी जा रही है, ठीक। बिकॉज इट्स प्रॉपर्टीज इट्स समटाइम, और इसकी प्रॉपर्टीज की वजह से इसे कभी कभार स्किल बेस्ड रिज्यूम भी बोला जाता है। और अगर आप लिख सकते हैं थोड़ी सा कष्ट करके, तो आप लिख लीजिए कि फंक्शनल रिज्यूम इज ऑल्सो नोन एज स्किल्स बेस्ड रिज्यूम। हो सकता है नेक्स्ट आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए, फंक्शनल की जगह आपको स्किल बेस्ड रिज्यूम आ जाए या कुछ और घुमा के आ जाए, ठीक। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ सिस्टमैटिक ओरल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, व्यूज, ओपिनियंस about a topic, issues, problem, or situation among members of a group who share certain common objectives. Dash एक समूह के सदस्यों के बीच किसी विषय, मुद्दे, समस्या या स्थिति के बारे में जानकारी, विचारों और दो बार विचार हो गए यहाँ पर, और विचारों का एक व्यवस्थित मौखिक आदान प्रदान है जो कुछ समान उद्देश्यों को साझा करते हैं। तो क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी ग्रुप डिस्कशन, ऑप्शन सी ग्रुप इंटरव्यू, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओरल, है ना। देखिए तोड़ के पढ़ा करिए क्वेश्चन, जब भी कोई भी लेंदी क्वेश्चन हो ना तो घबराया मत किया करिए, तोड़ लिया करिए। एक सिस्टमैटिक ओरल एक्सचेंज मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ओरली बैठे हुए हैं और ओरली एक्सचेंज कर रहे हैं, मीन्स बात कर रहे हैं। बात करते करते कोई भी इंफॉर्मेशन, व्यूज या ओपिनियन को हम आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक, इतना समझाया। अब वो ओपिनियन जो भी हम शेयर कर रहे हैं वो किसी भी इशू, कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई सिचुएशन का हो सकता है, ठीक। ऑफ अ ग्रुप, ये देखिए ग्रुप, हु शेयर सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्टिव, उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप इंटरव्यू, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा, ये ग्रुप डिस्कशन। इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू में देखिए क्या होता है, इंटरव्यू में एक पर्सन इंटरव्यू होता है, वो आपसे पूछ रहा है, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इंटरव्यूअर है, ठीक है, यहाँ पे बैठा और उसने ऐसे 4-5 लोगों को यहाँ पे बिठाया है और ये क्या करे, एक टॉपिक देगा, ये हेड होगा, एक तरीके से पूरा चला रहा है। लेकिन यहाँ पे मेंबर क्या है, मिल करके कोई टॉपिक या सिचुएशन में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन हो जाएगा, ना कि इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू तो जब वो क्वेश्चन पूछ रहा होता, और डिस्कशन है मतलब हम अपने फ्रीली एक्सचेंज कर रहे हैं अपने ओपिनियंस को, थॉट्स को, ठीक है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन पैरामीटर ऑफ ग्रुप डिस्कशन इंक्लूड्स, समूह चर्चा के मूल्यांकन मापदंडों में शामिल है। ऑप्शन ए पर्सनालिटी, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी लीडरशिप, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक, इवैल्यूएशन पैरामीटर, हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन तो हो रहा है, अब ग्रुप डिस्कशन में हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं यानी मतलब मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, पैरामीटर्स का। तो उसे क्या बोले, उस क्या इंक्लूड करता है वो, तो बताइए, लगाइए दिमाग, फिर हम तो है ही। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इवैल्यूएशन पैरामीटर्स में आता है पर्सनैलिटी। हम इवैल्यूएशन, जब ग्रुप डिस्कशन होता है ना, तो हम पर्सनैलिटी को इंक्लूड करते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसे है, वो किस तरीके से बोल रहा है, ठीक है। इसके बाद उसकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है कि वो कितने अच्छे तरीके से अपने व्यूज को, ओपिनियन को प्रेजेंट कर रहा है। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, बात करना, संचार करना, अपने ओपिनियंस को व्यक्त करना, एक्सचेंज करना, है ना। नेक्स्ट, लीडरशिप, कि वो कितने अच्छे से लीड कर पा रहा है ना। अब देखिए लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी अपनी चलाए, लीडरशिप का मतलब होता है आप अपना समझाए और सामने वाले का भी समझे, ठीक है। तो तीनों ही पैरामीटर्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है ग्रुप डिस्कशन में, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, द डैश प्रेजेंटेशन इंक्लूड टॉक, seminars, proposals, workshops, conferences and meetings। द प्रेजेंटर और प्रेजेंटर्स, है ना, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी, शेयर देयर एक्सपर्टीज एंड इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड। चलिए हिंदी वाले, प्रस्तुतियों डैश वार्ता, सेमिनार, प्रस्ताव, कार्यशालाएं, सम्मेलन और बैठकें शामिल हैं जो प्रस्तुतकर्ता या प्रस्तुतकर्ताओं वैसे होना चाहिए अपनी विशेषज्ञता साझा करते हैं और जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंफॉर्मेटिव, ऑप्शन बी परसुएसिव, ऑप्शन सी इमेज बिल्डिंग या फिर ऑप्शन डी डिसीजन मेकिंग। तो लगाइए दिमाग, बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, है ना, अपने एक्सपर्टीज को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन रीड कर लिया अच्छे से ना, क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, ये आपके हिंट। हम अपने एक्सपीरियंस को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये कैसा प्रेजेंटेशन होगा, इंफॉर्मेटिव। यहाँ पे दिया ना इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज। ये देखिए, जरूरी नहीं होता कभी कभार कि आप हर कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएं। आपका वहां पे दिमाग क्या है कि आपने कितने अच्छे से क्वेश्चन रीड किया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आंसर दिया रहा, जैसे यहाँ पे दिया था, बस थोड़ी सा पढ़ने की जरूरत थी, है ना। तो एक्सपर्टीज और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती, उसे क्या कहते हैं, इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Our purpose in a dash presentation is to convince your listener to accept your proposal। यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन जब दे रहे हैं तो जो लिसनर है, जो प्रेजेंटेशन हमारी सुन रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, है ना, कि आप हमारी बात को स्वीकार करिए, हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करिए। जैसे हम कभी कभार ट्रिप में जाना हो तो हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, मम्मी प्लीज जाने दीजिए, मम्मी प्लीज जाने दीजिए ना, पापा प्लीज जाने दीजिए। ठीक, तो एक डैश प्रस्तुति में हमारा उद्देश्य आपके श्रोताओं को आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए राजी करना है, कन्विंस करना। उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए इंफॉर्मेटिव, ऑप्शन बी परसुएसिव, ऑप्शन सी इमेज बिल्डिंग या फिर ऑप्शन डी मल्टीपर्पज। तो बताइए, इंफॉर्मेटिव तो जस्ट अभी हमने देखा कि हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। अब बचा तीन। अब ये बताइए, कन्विंस करना है तो क्या इमेज बिल्ड कर रहे हैं हम, इमेज तो नहीं बिल्ड कर रहे हैं, और मल्टीपर्पज जैसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं, तो क्या होगा, परसुएसिव, है ना, परसुएड कर रहे हैं क्या, तो प्लीज मान जाओ, प्लीज मान जाओ, अपनी बातों को कन्विंस कराना ही का मतलब होता है परसुएट करना। परसुएट से ही ये परसुएसिव वर्ड बना हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होपफुली आप लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट सेवन सीज ऑफ प्रेजेंटेशन, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रस्तुति के सेवन सीज नहीं है। ऑप्शन ए क्लैरिटी, ऑप्शन बी कंसिडरेशन, ऑप्शन सी कंक्रीटनेस या ऑप्शन डी कलेक्टिवनेस। और ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक, जिससे पता चलेगा आपने कितने अच्छे से क्वेश्चंस को, जब मैं पढ़ा रही थी तब आपका फोकस था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर पर्पस इन अ टेस्ट प्रेजेंटेशन इज टू मूव योर ऑडियंस टू टेक योर सजेस्टेड एक्शन, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑडियंस को कि ऐसा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मतलब जो प्रेजेंटेशन है उसका मेन पर्पस, उसका मेन उद्देश्य क्या है, कि जो हमारे ऑडियंस उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट करना या उनको मूव करना, कि वो जैसा एक्शन हम सजेस्ट कर रहे हैं वो एक्शन को एक्सेप्ट करें। ठीक है, एक कदम आगे बढ़ाएं। तो हिंदी वाले भी चलिए पढ़ लीजिए। एक डैश प्रस्तुति में हमारा उद्देश्य आपके दर्शकों को आपकी सुझाई गई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए इंफॉर्मेटिव, ऑप्शन बी परसुएसिव, ऑप्शन सी इमेज बिल्डिंग या फिर ऑप्शन डी
डिसीजन मेकिंग। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये भी कहीं ना कहीं वैसे ही क्वेश्चन है कि चेंज कर दिया है थोड़ी सा, है ना, मतलब आंसर सेम है, बस थोड़ी सा घुमा दिया है क्वेश्चन को, थोड़ी फ्रेम कर दिया अलग तरीके से। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, है ना, ऑडियंस को, कि जैसा हमने बोला है वो वैसा करें। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, जो हमने बोला वो उनको मजबूर कर रहे हैं ना, मजबूर नहीं मतलब उनको कन्विंस कर रहे हैं ना कि आप वो चीज करो। तो कन्विंस कर रहे हैं, कन्विंस का मतलब यहाँ पे क्या था बताइए, परसुएसिव, है ना। हम ऑडियंस को मूव कर रहे हैं ना कि जैसा हमने सजेस्ट किया है वो वैसा ही वहां पे अप्लाई करें। तो ये क्या था, कन्विंस, परसुएट कर रहे हैं हम एक तरीके से। ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे परसुएसिव का मैंने थोड़ी सा डिस्क्राइब किया है। But it is in its most basic form, a persuasive presentation features a speaker who try to influence, है ना। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, आजकल इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर्स है जो बताते हैं आप ये प्रोडक्ट यूज करिए, ये हेयर मास्क यूज करिए, यहाँ से आप प्रोडक्ट परचेज करिए, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस, नाम क्या है उनका, इन्फ्लुएंसर। और वो इन्फ्लुएंसर नाम क्यों दिया, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट को परचेज करिए। ठीक, an audience to accept a certain position and engage in action in support of them। हिंदी वाले भी रीड कर लीजिए 2 सेकंड लेकर के। कर लिया, चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट, a summary of your educational and academic background as well as teaching and research experience। पब्लिकेशन, अ समरी ऑफ योर एजुकेशनल एंड एकेडमिक बैकग्राउंड। ठीक है, एक समरी है किसका, एजुकेशनल और एकेडमिक बैकग्राउंड का, उसके साथ साथ टीचिंग, रिसर्च एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशन, अवार्ड्स, ऑनर्स और एफिलिएशन का, उसे क्या बोला जाता है। चलिए हिंदी वाले भी रीड करते हैं। आपकी शैक्षिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ साथ शिक्षण और अनुसंधान, अनुभव, प्रकाशन, प्रस्तुतियां, पुरस्कार, सम्मान और संबद्धता का सारांश, उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए रिज्यूम, ऑप्शन बी करिकुलम लेटर, करिकुलम वाइटे, ऑप्शन सी एप्लीकेशन लेटर या फिर ऑप्शन डी हैंडआउट्स। तो बताइए क्या होगा। रिज्यूम के बारे में आपने पढ़ चुका, करिकुलम सीवी भी मैंने बता दिया आपको, एप्लीकेशन लेटर और अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा ना, और हैंडआउट्स ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी हिंट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को शो कर रहे हैं। ठीक है, आपका कहाँ एक्सपीरियंस था, क्या आपको अवार्ड्स मिले, कुछ याद आ रहा है, एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं हम, अपनी क्वालिफिकेशन शो कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सीवी। ठीक है, जहां हम अपने एजुकेशनल एकेडमिक बैकग्राउंड, अपने एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशन, अवार्ड्स को करते हैं, उसे कहते हैं सीवी। ठीक है, रिज्यूम भी होता है पर रिज्यूम का स्कोप क्या सकते हैं, थोड़ा सा नैरो होता है, और सीवी का थोड़ी सा ब्रॉडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, business letter that please the receiver are called। रिसीवर को प्रसन्न करने वाला, है ना, प्रसन्न करने वाला किसी को, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया पर ऐसे समझ जाइए, प्रसन्न करने वाला वाले व्यवसायिक पत्र को क्या कहा जाता है। कल हमने, याद है कल हमने बिजनेस लेटर से रिलेटेड एक लेटर पढ़ा था, वो क्या था, डनिंग लेटर। जैसे दूसरे नाम से क्या, दूसरे किसी दूसरे नाम से भी बोला जाता है, और दूसरा नाम क्या था बताइए, जल्दी से लिखिए आप लोग, क्या था वो, डनिंग लेटर इज ऑल्सो नोन एज। तो यहाँ पे फिलहाल खुश करने के लिए कौन सा होता है, गुड न्यूज लेटर, प्रेजिंग लेटर, रूटीन लेटर या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो चलिए दोनों लिखिए, पहले तो आप डनिंग लेटर लिखिए कि डनिंग लेटर को किसी दूसरे नाम से क्या बोला जाता है।
लिख दिया? क्या था वो, बताइए, क्या बोला जाता है उसको? कलेक्शन लेटर। जब हम क्या करते हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, हम उनको, जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते हैं ना कि आपने हमारा पैसा क्या है, आपको हमारा पैसा देना है ना, तो हम उनको भेजते हैं इंफॉर्मेशन, है ना, कि आपको क्या करना है, जिसको हमने क्रेडिट बांटी हुई होती है, जिससे हमें पैसा लेना होता है, ठीक है, हम उनको क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि आप क्या करिए, हमारा पैसा इस पर्टिकुलर टाइम, इस पर्टिकुलर अमाउंट तक क्या करिए, भेज दीजिए, है ना। तो ये होते हैं कलेक्शन लेटर। अब यहाँ पे खुश करने के लिए, तो ये गुड न्यूज लेटर नहीं है, ये होता है प्रेजिंग। आप दो में कंफ्यूज हो रहे थे, गुड न्यूज और प्रेजिंग। तो क्या होता है, प्रेजिंग लेटर, प्रशंसा पत्र, है ना, यहाँ हम प्रेज कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं किसी को, है ना। नेक्स्ट, the business letters that neither pleases nor displease the receiver but are received with interest are known as। एक बार और रीड कर लीजिए आप अपने लिए। वो बिजनेस लेटर जिसमें हम ना ही प्लीज कर रहे हैं, ना ही डिसप्लीज कर रहे हैं, ना किसी को खुश कर रहे हैं और ना ही किसी को नाराज कर रहे हैं, लेकिन जिसको हम क्या कर रहे हैं, जो रिसीव हो रहा है विथ इंटरेस्ट आर नोन एज। विथ इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे दूसरा मतलब हो रहा है, अब बता देंगे तो आप आंसर जान जाएंगे। चलिए हिंदी के लिए भी रीड करते हैं। वह व्यवसाय पत्र जो रिसीवर को ना तो खुश करता है और ना ही नाराज करता है, लेकिन ब्याज के साथ प्राप्त किया जाता है के रूप में जाना जाता है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट का ब्याज दे दिया, लेकिन यहाँ दूसरा मतलब, यहाँ पे इंटरेस्ट, रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट कह सकते हैं, जिसे रेगुलर बेसिस में भेजा जा रहा है, ठीक है। जैसे रेगुलर, अब तो आप आंसर जान गए होंगे कि रेगुलर बेसिस में लेटर भेजे जा रहा है, ना ही खुश कर रहा ना ही वो कर रहे, सिर्फ एक तरीके से रेगुलरली कहते काम है हमारा, उसे हमें करना। अब जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आपका है कि भाई ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, अब वो ऐसा तो नहीं कि बड़ा खुश हो रहे हैं या दुख हो रहे हैं, नहीं, ये तो हमें खाना ही खाना, भाई जीना है तो खाना ही है, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है। हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें करने ही होते हैं, हमें खुशी मिले या दुख हो उससे नहीं, बस करना ही है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम रूटीन लेटर, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, रूटीन। गुड न्यूज लेटर तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो सिर्फ यहाँ पे दिया है। प्रेजिंग लेटर हमने बताया जो हमें, हम क्या करते हैं, खुश करने के लिए कहते हैं ना, प्लीज करने के लिए करते हैं। और रूटीन लेटर जो रेगुलर बेसिस में हम सेंड कर रहे हैं रिसीवर को, या रिसीवर को प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट, द वर्ड मेमो इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ, मेमो या फिर मीमो, पता नहीं, अलग अलग नाम से भी लोग बोलते हैं। तो शब्द मेमो किस लिए, किसके लिए संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी मेमोराइजिंग, ऑप्शन सी मेमोरेंडम, या फिर ऑप्शन डी मेंबर्स ऑर्डर। ये मुझे लगता है सबसे इजी क्वेश्चन, इजी लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होगा ना। चलिए बताइए क्या होगा, मेमो वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं, मेमोरी के लिए कर रहे हैं कि मेमोराइजिंग, मेमोरी मतलब अब जानते हैं, है ना, उसकी मेमोरी इतनी तेज है, स्मृति। मेमोराइजिंग यानी याद रखना, हाँ मेरे को याद है या मेरे को भूल गया, है ना। मेमोरेंडम के लिए यूज किया जाता है मेमो वर्ड, ठीक है, याद रखिएगा। मेमो इज यूज्ड एज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम। अब आजकल तो शॉर्ट फॉर्म का ही जमाना है, ठीक, अब हर किसी को एकदम शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में ही, एकदम आईडी के, आई डोंट नो, ना एकदम शॉर्ट फॉर्म का। कितनी बार तो व्हाट्सएप में लोग शॉर्ट फॉर्म में भेज देते हैं, तो 2 मिनट तो सोचने में लग जाता है यार इसका मतलब क्या होगा, फिर जाओ जाके गूगल करो तो समझ में आता है, अरे इसका मतलब ये। जैसे बहुत लोग TTY, टॉक टू यू लेटर, ऐसे कितने सारे शॉर्ट फॉर्म, आप लोग भी बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज करते होंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमो इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स। अब जो मेमो है, ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या था,
मेमोरेंडम। अब ये बना है लैटिन वर्ड से। अब याद है लैटिन वर्ड से एक और चीज हमने कल क्वेश्चन किया था, क्या था वो बताइए जल्दी। रिवीजन भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि आगे पार्ट पीछे सा पार्ट, आगे का तो पढ़ रहे हैं और पीछे का भूलते चले जा रहे हैं। लैटिन वर्ड से एक और कुछ बना था, कोई वर्ड बना था, वो क्या था बताइए जल्दी जल्दी। बहुत बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, कोशिश करिए। क्या था वो? कम्युनिकेशन। और किस वर्ड से बना था वो वर्ड, कौन सा है, कौन सा वर्ड है वो? कम्युनिस्ट या फिर कम्युनिकेयर था ना, कम्युनिस्ट या फिर कम्युनिकेयर। इसका मतलब क्या था? टू शेयर, टू इम्पार्ट और टू मेक कॉमन। ये याद रखा करिए, कभी कभार डेफिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो हल्के में मत लिया करिए। तो क्या बोल रहा है मेमो, एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है ऑप्शन ए अ थिंग विच मस्ट बी रिमेम्बर्ड, ऑप्शन बी अ थिंग विच मस्ट बी मेमोराइज्ड, ऑप्शन सी अ थिंग विच मस्ट बी रिटन, या ऑप्शन डी अ थिंग विच मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो चार है, ठीक है, मेन आपको यही फोकस करना है, रिमेम्बर्ड, मेमोराइज्ड, रिटन या फिर कम्युनिकेटेड। तो बताइए, लगाइए, थोड़ी सा दिमाग लगाइए आपने। मेमो तो आपने पढ़ा ही होगा, आपने देखा ही होगा मेमो, बताइए क्या होता है। किस लिए बनाया जाता है ये मेमो? देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो मतलब होगा, है ना? क्या है वो है रिमेम्बर्ड, याद रखने के लिए हम जो मेमो है ना, मेमो एक तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है। जैसे हमने देखा मैनुअल, ठीक है, हमने कल देखा था रेफरेंस लेटर हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ हमने काफी सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, रिज्यूम, रेफरेंस लेटर, मैनुअल, है ना, मेमो, ये सब एक तरीके के फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो ऑफिस वगैरह में हम यूज करते हैं, जैसे बिजनेस लेटर्स वगैरह, फॉर्मल लेटर्स हो गए। तो ये सब हम क्या करते हैं बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाते हैं। और जो मेमो का यूज किया जाता है वो चीजों को याद करने के लिए किया जाता है, रिमेम्बर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग कभी कभी एक डायरी बनाते होंगे ना, डायरी में आप लिखते होंगे, अच्छा आज, आज जैसे कितने 28 अप्रैल, तो आप लिखेंगे ना, आज 28 अप्रैल को मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मुझे बिजनेस कम्युनिकेशन की एक क्लास देखनी है, ठीक है, मुझे स्टैट्स का ये कंप्लीट करना है, इनकम टैक्स का ये कंप्लीट करना है, ठीक, ऐसे 29 को फिर करेंगे ये चीज कंप्लीट करना है, या आप लिखते चलते हैं ना कि आज मैंने ये किया, कि आप भूल नहीं जाए। तो अ थिंग विच मस्ट बी रिमेम्बर्ड, ठीक, इसका मतलब है मेमो, मेमो का मतलब है अ थिंग विच मस्ट बी रिमेम्बर्ड। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑल द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस लेटर राइटिंग एक्सेप्ट, आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें से तीन प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस लेटर का और एक कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो आपको बताना है वो कौन सा ऑप्शन है जो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस लेटर नहीं है। चलिए हिंदी वालों के लिए पढ़ें। निम्नलिखित सभी व्यवसायिक पत्र लेखन के सिद्धांत है सिवाय इसके, तो बताना है किसके। तो बताइए, ऑप्शन ए कंसिडरेशन, ऑप्शन बी करेक्टनेस, ऑप्शन सी कंसियसनेस या फिर ऑप्शन डी कॉन्करेंसी। विचार, शुद्धता, संक्षिप्तता या फिर समन्वय। तो बताइए, जस्ट अभी हमने 7 C's पढ़ा था, जस्ट अभी क्या था, कंसिडरेशन है, करेक्टनेस भी है, कंसियसनेस भी है, क्या नहीं है, कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी आपने सुना है? अभी कल मैंने 7 C से रिलेटेड क्वेश्चन बताया, उससे पहले भी शायद आई थिंक हुआ हो क्वेश्चन, तो मुझे याद नहीं। तो क्या था, ये तीनों थे, अब भी जस्ट जैसे वैसे देख, अब भी देखा था हमने, क्या था, कंसिडरेशन, क्लैरिटी, कर्टियसनेस, है ना, करेक्टनेस, कंसियसनेस, ये सब क्या थे, कंक्रीटनेस, ये सब क्या थे, प्रिंसिपल्स थे बिजनेस लेटर के। देखिए आप प्रिंसिपल्स मान लीजिए या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's मान लीजिए या फिर प्रेजेंटेशन के, है सेम, बस आपको क्या करना है, ये सात के सात C's अच्छे से, एकदम अच्छे से, एक बार के लिए शायद आप अपना नाम भूल जाए पर 7 C's मत भूलिएगा,
क्योंकि देखिए घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक, तो आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ें, आप चाहें तो स्टिकी नोट्स वगैरह बना करके आप स्टिक कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, या फिर जहाँ पे आप बैठते हैं वहाँ पे किसी वॉल पे, और आप डेली आप वहाँ पे स्टिकी नोट्स लगा देंगे ना, तो आते-जाते आपके ध्यान भी जाएगा, जिससे आपको याद हो जाएगा ईज़िली। आपको ऐसे बैठ के याद भी नहीं करना होगा कि सुबह 4 बजे उठ करके आपको याद करना पड़ रहा है। नॉर्मली आते-जाते आप देखते रहिए, आपकी नज़रें जाती रहेंगी। या फिर आप जो मैंने चार्ट आपको मेंशन किया था अभी या तो पहले वाली क्लास में, आप उसको पॉज़ करके स्क्रीनशॉट लेकर के उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, या खुद से बना लीजिए कलरफुल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ अ बिजनेस लेटर? अब आप जानते हैं बिजनेस लेटर के पार्ट्स होते हैं, जैसे स्कूल्स में हमें सिखाया जाता है ना, ये पार्ट हेडिंग बॉडी, तो ऐसे करके बिजनेस लेटर का भी पार्ट होता है। तो यहाँ पे 4 पार्ट में से कोई एक पार्ट है जो कंपल्सरी नहीं होता, वो आपको बताना है कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय पत्र का अनिवार्य अनिवार्य हिस्सा नहीं है? अब वो बताना आपको कौन सा। ऑप्शन ए सैल्यूटेशन, ऑप्शन बी क्लोज, ऑप्शन सी अटेंशन लाइन, या फिर ऑप्शन डी बॉडी। बताइए क्या होगा, दिमाग लगाइए। चलिए डिस्कस करें। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन, जैसे डियर मैम, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, इसे सैल्यूटेशन कहा जाता है। जैसे डियर फ्रेंड, ठीक है, तो इसे सैल्यूटेशन, तो ये तो इम्पोर्टेंट होता है, कंपलसरी होता है। इसके बाद क्या बोल रहा है, क्लोज, इसमें हम थोड़ी सा रुकते हैं। नेक्स्ट अटेंशन लाइन, अटेंशन लाइन भी इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे हम मेन अटेंशन, जैसे आप अगर वैसे देखें तो स्कूल में आपने फीवर के लिए, है ना, लीव एप्लीकेशन लेटर लिखा था, है ना, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में हम लिखते हैं ना कि मैं एप्लीकेशन फॉर 2 days, एप्लीकेशन फॉर लीव, है ना, एप्लीकेशन फॉर दिस लिखते हैं ना सब्जेक्ट में, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं अटेंशन लाइन। और बॉडी, बॉडी तो क्या है, जिसमें हम पूरा का पूरा कंटेंट मेंशन करते हैं, लिखते हैं ना, I need I need a leave for 2 days. I am going out of the station. या I have fever, ये वो करके स्टार्ट करते थे ना, काइंडली गिव मी अ लीव फॉर 2 days, ऐसे करके हम स्टार्ट करते थे। तो ये तो हमारी बॉडी होगी कि जो हम मेंशन कर रहे हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है लेटर लिखने का, है ना, पूरा उसके बारे में डिटेल जो हम लिखते हैं वो तो बॉडी होगी। सैल्यूटेशन जो होगी डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड मैम, ये क्लोज जरूरी नहीं होता, क्लोज भी पार्ट होता है पर क्लोज जरूरी नहीं होता कि बिजनेस लेटर में हम मेंशन करें। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आपका क्या था, क्लोज। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम? क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम हमने अभी पढ़ा था, हमने दो पढ़े थे, एक फंक्शनल रिज्यूम और एक क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम क्या बोल रहा था, जिसमें हमें अपने जो एक्सपीरियंसेस है उनको मेंशन करना है, और कैसा, रिसेंट का सबसे पहला मेंशन करना है। और दूसरा हमने फंक्शनल रिज्यूम पढ़ा था। फंक्शनल रिज्यूम क्या था, जिसमें हमें अपने स्किल को मेंशन करना, मेन प्रायोरिटी क्या होती है वहां पे, स्किल्स होती है। तो निम्नलिखित में से क्या कालानुक्रमिक रिज्यूमे की विशेषता है? ऑप्शन ए अप्रोप्रिएट फॉर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, ऑप्शन बी मेंशन मोस्ट recent जॉब और क्वालिफिकेशन फर्स्ट, ऑप्शन सी appropriate when education and experience are unrelated to the job applied for, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। चलिए बताइए, बहुत सारे बच्चे तो अभी तक आंसर पता भी चल गया होगा उनको। क्या होगा, बी तो आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि क्वालिफिकेशन को पहले रखना है। ठीक, ए में कंफ्यूज होगा बच्चों को कि ए होगा कि नहीं। देखिए अप्रोप्रिएट फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, तो ये ऑब्वियस सी बात है, उन्हीं कैंडिडेट के लिए अप्रोप्रिएट होता है ना, जो क्या एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो ये भी सही है। और दूसरा हम अपने एक्सपीरियंस को, है ना, जो हमारी रिसेंट जॉब थी, क्वालिफिकेशन थी, उसको हमें क्या होता है मेंशन करना होता है, और सबसे पहला कौन सा, रिसेंट वाला मेंशन करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। बी तो बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि बी आंसर, पर दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्राइमरी रोल ऑफ अ मॉडरेटर इज टू,
एक मॉडरेटर की प्राथमिक भूमिका है? ऑप्शन ए, फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ जीडी। यहाँ जीडी का मतलब है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट, कीप ट्रैक ऑफ टाइम। नेक्स्ट ऑप्शन, अनाउंस द जीडी टॉपिक, दैट इज ग्रुप डिस्कशन टॉपिक। या ऑप्शन डी, इंटरफेयर ड्यूरिंग द जीडी, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। मॉडरेटर, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे कि क्या नहीं हो सकता है, तो उसमें आप करेक्ट आंसर के पास पहुंच सकते हैं। बताइए प्राइमरी रोल मॉडरेटर का क्या हो सकता है? देखिए, एक होता है रोल और एक हो रहा है प्राइमरी रोल, है ना। आप जानते हैं ना, प्राइमरी यानी सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक, अब आपका क्या है? आपका काम है खाना भी, आपका काम है सोना भी, आपका काम है पढ़ाई करना भी, आपका काम है घूमना भी, लेकिन प्राइमरी रोल क्या है? खाना, घूमना, स्टडी करना, है ना। सबसे प्राइमरी क्या है? स्टडी। तो यहाँ पे प्राइमरी बताना है ना, मॉडरेटर का। तो देखिए, इसका प्राइमरी रोल होगा फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग। ये देखता है कि जो ग्रुप डिस्कशन है वो स्मूथली चले। ठीक, टाइम का ट्रैक करना ये भी इसका फंक्शन है, और जीडी का अनाउंस करना ये भी इंपॉर्टेंट, और इंटरफेयर भी कभी कभार करता है जब जरूरी होता है। लेकिन अगर प्राइमरी रोल की बात की जाए तो वो है जीडी के सुचारू कामकाज की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, मॉडरेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैसिलिटेशन, रिव्यू एंड गाइडेंस ऑफ अ डिस्कशन और अ डिबेट। मतलब ये क्या करता है कि देखता है कि अच्छे से सुविधा हो सबको डिस्कशन करने में, मार्गदर्शन देता है ना, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, डिबेट या फिर डिस्कशन हो, है ना। मॉडरेटर यूज स्टैंडर्ड और गाइडलाइन टू ensure that all the content shared during a discussion और ये देखता है कि जो भी कंटेंट जो शेयर किया जा रहा है, ठीक है, डिबेट पे या डिस्कशन में, वो कैसा हो? अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, तो ये कौन देखता है? मॉडरेटर देखता है। लेकिन प्राइमरी रोल क्या है? स्मूथ फंक्शनिंग हो किसका? ग्रुप डिस्कशन का। नेक्स्ट, अराइविंग अहेड ऑफ टाइम फॉर अ मीटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टाइम से पहले ही अराइव हो जाना मीटिंग में, अहेड, है ना, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बैठक, पहले हम हिंदी में रीड करते हैं। बैठक के लिए समय से पहले पहुंचना इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए, फीडबैक। ऑप्शन बी, बॉडी लैंग्वेज। ऑप्शन सी, नॉन वर्बल। या ऑप्शन डी, वर्बल। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। मतलब टाइम से पहले कोई पहुंच गया है तो उससे आप क्या समझेंगे? ठीक, अब वो तो चीख चीख के नहीं बताएगा कि मैं टाइम से पहले पहुंच गया, लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ में आएगा कि टाइम से पहले पहुंच गया मतलब ये टाइम का बहुत पाबंद है ना, बहुत सही है। उसे कौन सा कम्युनिक उसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने बताया था ना कि कुछ चीजें नहीं बोल रहा है लेकिन फिर भी समझ में आ रही। अब वो नहीं बोल रहा है पर फिर भी समझ में आ रहा है कि वो परफेक्ट है, वो ऑन टाइम वाला पर्सन है। ये क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल तो क्या है? जब वो बोले चीख चीख के कि अरे मैं टाइम पे पहुंचा हूँ, मैं टाइम पे पहुंचा, या फिर उसको ऐसे एक, वो क्या कहते हैं उसको, एक पेपर में वो लिख ले कि हाँ आई एम इन टाइम, आई एम इन टाइम, और ऐसे ऐसे वो शो कर रहा है, तो फिर तो वर्बल। लेकिन क्या है, एक टाइम पे आके वो बैठा हुआ है तो हम ये समझते हैं ना, ये टाइम का पाबंद है ना। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फीडबैक और बॉडी लैंग्वेज नहीं होगा। ठीक, अगर वाकई बात हो रहा है कि वो बैठा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से तो हम कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे, लेकिन टाइम से पहले आने की बात हो रही है तो ये क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक, और जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसे भी होता है, जैसे आपको आ सकता है एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन ने व्हाइट कलर का कोट पहना हुआ है तो आप समझ जाएंगे, और स्टेथोस्कोप लगाया है तो आपको कोई बोलता है या वो चीख चीख के बोल रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं, और आप समझ जाते हैं कि ये पर्सन डॉक्टर है। किसी पर्सन ने ब्लैक कलर का वो होता है ना, वो लॉयर वाला वो पहना हुआ, तो आप समझ जाते हैं कि वो कौन है? लॉयर है। ठीक, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के भी पार्ट्स होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The message sent is not always the same as the meaning attached to the message. This is because of the भेजा गया संदेश हमेशा संदेश से जुड़े अर्थ के समान नहीं होता है। यह निम्न के कारण है।
एक बार और रीड कर लीजिए अपने अपने लिए। चलिए ऑप्शन डिस्कस कर। तो ऑप्शन ए बोल रहा है रॉन्ग सेंडर, ऑप्शन बी रॉन्ग मीडियम, ऑप्शन सी फॉल्टी मैसेज, या फिर इनएक्यूरेट डिकोडिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैसेज सेंड है किया है लेकिन मीनिंग, जो मीनिंग है वो सेम नहीं है। यहाँ पे मीनिंग की बात की जा रही, सेंडर की थोड़ी ना बात हो रही कि सेंडर पर्सन तो सही भेजा। मीडियम की भी बात नहीं हो रही। मीडियम क्या होता है? वो वे जिसके थ्रू मैसेज सेंड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे यूट्यूब मैंने बताया था मीडियम है जिसके थ्रू आप वीडियोस देख पा रहे हैं। नेक्स्ट फॉल्टी मैसेज, मैसेज तो गलत, तो मैसेज तो सही है उसकी मीनिंग गलत निकाल रहे हैं। तो डिकोडिंग, इनएक्यूरेट डिकोडिंग होता है। डिकोडिंग का मतलब ही मैंने बताया था आपको, अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पे गलत अंडरस्टैंड ही कर, अर्थ ही गलत निकल, ये क्या होगा? इनएक्यूरेट डिकोडिंग। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडरेशन इन अ बिजनेस लेटर मीन्स, एक व्यापार पत्र में विचार का अर्थ है। ऑप्शन ए कंसिडरेशन, यहाँ पे याद है आपको कंसिडरेशन, 7 C's में कंसिडरेशन था, है ना? याद है कंसिडरेशन में हम क्या करते थे? रिसीवर का ध्यान रखते थे, है ना? जो भी मैसेज भेज रहे हैं वो रिसीवर, रिसीवर को ध्यान रख के भेज रहे हैं। वो क्या था? ऑप्शन ए स्ट्रेसिंग द मी एटीट्यूड, मई अपोनिच बाप है ना, अपोनिच सब है तो नहीं। ऑप्शन बी यूजिंग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, ऑप्शन सी स्ट्रेसिंग द यू एटीट्यूड, या ऑप्शन डी अपीलिंग टू द सेंडर्स इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैंने बताया था रिसीवर को ध्यान रखे। रिसीवर कौन हो गया? आप, है ना? यहाँ पे रिसीवर आप, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कौन सा एटीट्यूड? यू एटीट्यूड, आप लोगों के लिए कर रहे हैं ना। ये जो मैसेज हम सेंड कर रहे हैं, मतलब कोई भी मैसेज अगर सेंड किया जाता है तो वो किसके लिए किया जाता है? रिसीवर के लिए किया जाता है ना? जैसे यहाँ पे आप लोग के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पे किसको स्ट्रेस करेंगे? आप लोगों को, है ना? ऐसा नहीं कि अपनी देवता है, वो नहीं, आप देवता हो ना, आप ऑडियंस। तो यू एटीट्यूड होता है कंसिडरेशन का मतलब, यू एटीट्यूड। ठीक है, तो कंसिडरेशन मीन्स राइटिंग एवरी लेटर विथ योर रीडर इन माइंड, है ना? जो भी लेटर लिख रहे हैं वो रीडर किसके लिए हम लिख रहे हैं वो दिमाग में होना चाहिए। ठीक, it also means acting on the you attitude. When we put ourselves in our reader's place, we are considerate. When we can understand our reader, है ना? जब हम मैसेज लिख रहे हैं तो हमारे रीडर की डिजायर, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके सर्कमस्टेंसेस और उनके इमोशंस का हमें ध्यान रखना है, और इसी को ही क्या कहा जाता है? यू एटीट्यूड। ठीक है, हमें क्या करना है? यू एटीट्यूड में फोकस करना है इंस्टेड ऑफ आई या वी। शो ऑडियंस बेनिफिट्स और इंटरेस्ट, उनको उनके बेनिफिट्स और इंटरेस्ट को शो करना है, और पॉजिटिव और प्लीजेंट फैक्ट्स को एम्फेसाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या फिर आर बैरियर्स ऑफ लिसनिंग। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा से सुनने में बाधाएं हैं? ऑप्शन ए स्लगिशनेस, ऑप्शन बी प्री मैच्योर इवेल्युएशन, ऑप्शन सी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक, बैरियर्स बताना है लिसनिंग का, है ना? हमने बैरियर्स तो बहुत सारे पढ़े, लेकिन यहाँ लिसनिंग की बात है कि जब सुन रहे, कहते हैं ना कि वक्ता मतलब बोलने के साथ साथ एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, है ना? कि आप अच्छे से सुने। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? बैरियर्स है। ऑप्शन ए स्लगिशनेस, स्लगिशनेस यानी सुस्त, आलसी, एकदम सुन ही नहीं रहा, एकदम ऐसे लेजी। कहीं ना कहीं ये क्या है? लेजी ही वर्ड है स्लगिशनेस, है ना? लेजी की जगह थोड़ी सा आपको वोकैब्स हार्ड कर दिए। प्री मेच्योर इवेल्युएशन मतलब आधी बात सुनी पहले से, हाँ मैं तो जानता तो तुम, अरे भाई पूरी बात तो सुनो, क्या बोलना चाह रहे हैं। कोई लोग होते हैं ना हड़बड़िया एकदम, क्या बोलते हैं, एकदम एकदम सुनते भी नहीं आधी बात और बस कंक्लूजन में आ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, है ना? कुछ बात कर रहे हैं, कुछ बाहर से हल्ला आ रहा है तो सुन नहीं पा रहे अच्छे से। तो ये सभी क्या होते हैं? बैरियर्स होते हैं लिसनिंग के। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होपफुली आपको एमसीक्यू से काफी कुछ सीखने मिल रहा होगा। Next, any letter designed or and directed to the exchange of information connected with trade
एंड ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज इज नोन एज। व्यापार और व्यापार के संबंधित गतिविधि यानी एक्टिविटीज से संबंधित जानकारी के आदान प्रदान के लिए डिजाइन और निर्देशित किसी भी पत्र को किस रूप में जाना जाता है? जो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए जो लेटर है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए बिजनेस रिपोर्ट, ऑप्शन बी बिजनेस इंक्वायरी, ऑप्शन सी बिजनेस लेटर या ऑप्शन डी बिजनेस मेमोस। बताइए क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पे बात की जा रही इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसे क्या कहते हैं? बिजनेस लेटर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डैश इज अ काइंड ऑफ रिटन अनाउंसमेंट, है ना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू कन्वे एनी कमर्शियल और नॉन कमर्शियल मैसेज एट अ मिनिमम टाइम कॉस्ट एंड एफर्ट्स। उसे क्या बोला जाता है? डैश एक तरीके की लिखित घोषणा है जो कम से कम समय, लागत और प्रयासों पर किसी भी वाणिज्यिक या गैर वाणिज्यिक संदेश को व्यक्त करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को वितरित की जाती है, उसे क्या बोला जाता है? जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि एक रजिस्टर होता है जो हमारे क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसे क्या बोला जाता है? याद करिए उसे क्या बोलते थे हम? मेमो, नोटिस, सर्कुलर या पब्लिसिटी। नोटिस तो ठीक है, वो इंफॉर्मेशन, लेकिन ये पूरा सर्कुलेट हो रहा है उसे क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? सर्कुलर। ठीक है, आया याद आप लोगों को? तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप रिव्यूज दीजिए, फीडबैक दीजिए और आप क्या चाहते हैं आप प्लीज हमें बताइए, जिससे हम और ज्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आए। आप लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, जिससे हमें पता चले कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है और आप हमारे से आगे और क्या चाहते हैं। तो होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा हो। अच्छे से स्टडी करिए, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड क्रैक योर एग्जाम। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।